हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पूरे किए थे और साथ में हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी उनसे रिलेटेड देखा था। अब इस वीडियो में हम सेम टॉपिक को कवर करेंगे जो बच गया था, और मैंने कहा भी था कि अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिसके बाद आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है, ये है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं हम लोग बस वही सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, और उतना नहीं हम लोग डीप में जाएंगे कि कहाँ पे किसने ज़मीन दिया था, क्यों हुआ, नहीं हुआ, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा टॉपिक है। और जो यूनाइटेड नेशंस है, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, वो मैंने सारा कंपाइल करके इस वीडियो में सेव कर दिया है। तो अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो जितना पढ़ना है उतना ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस, शॉर्ट में इसको यूएन कहते हैं। पहले इसको यूएनओ बोला जाता था, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब केवल यूएन ही है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1945 में। ठीक है, इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1945 में। इसके हेडक्वार्टर का बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसका पर्पोज या एम क्या है? तो ये क्या करता है? इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड, इसका ये मेन पर्पज है। ठीक है, तो इसमें टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर कितना है? 193 कंट्रीज। तो इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 193 जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है ये टोटल 5 ऑर्गेन्स से मिलकर बना है, मतलब इसका टोटल 5 पार्ट है। ठीक, पहला क्या है? यूएन जनरल असेंबली। ठीक, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आईसीजे कहते हैं। और चौथा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ECOSOC, इकोसॉस। ठीक है, और पांचवा क्या है? यूएन सेक्रेटरीट। हम अगले स्लाइड में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा चीज़ कवर होगा जैसे मैंने बताया है। आप बस शांति से मन लगाकर पढ़ते जाइए मेरे साथ। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ है, जैसे कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि यूएन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। ठीक, उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल वैसे तो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए, मैंने कहा ना कि हम पूरे डिटेल में इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो 5 ऑर्गेन है, तो मैंने इसे भी इंक्लूड किया, 5 मेन ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, शॉर्ट में जनरल असेंबली क्या है? तो ये क्या है? मेन डेलिबरेटिव बॉडी ऑफ द यूएन। ठीक, इसमें टोटल कितने? 193 मेंबर कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? तो डिस्कस इंटरनेशनल इशूज लाइक पीस, इकोनॉमी, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट। ठीक, ईच कंट्री गेट्स 1 वोट। ठीक, तो जनरल असेंबली जैसा कि नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें जो है सारे देश का पार्टिसिपेशन इसमें होता है। ठीक है, मतलब ये एक बेसिक अरेंजमेंट है इसका। जो जनरल असेंबली है वो बेसिक ऑर्गेन हो गया। ठीक है, इसमें सारा कंट्री इंक्लूड होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में ही हेड क्वार्टर है। ठीक, दूसरा हो गया इसका ऑर्गेन सिक्योरिटी काउंसिल।
ये यूएन का दूसरा ऑर्गन है। इसका काम क्या है, तो ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक, हैज़ 15 मेंबर्स। मैंने अभी बताया पीछे कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर 15 है, जिसमें कि 5 परमानेंट है। और वो 5 कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन परमानेंट मेंबर्स के बारे में आपको जब भी इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये जरूर बनाएगा कि इनमें से कौन सा या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो आपको इन 5 नाम को ध्यान में रखना है, और उतना आपको दिमाग पर लोड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना, ये सारे आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था ना, तो इसमें इनमें ये सारे कंट्री इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन भी था, तो वर्ल्ड वार 2 में जब इतना तबाही हुआ, जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ, तो उसी से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, जिससे कि आगे ऐसा तबाही ना हो। आप लोगों को याद ही होगा कि यूएसए ने कैसे जापान को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, उस पर न्यूक्लियर हमला करके एटॉमिक बम गिराया था। ठीक, कहाँ कहाँ गिराया था, तो नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो मैंने बताया कि इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट होते हैं। इसमें कौन कौन है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है। ठीक, फिर 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, सबसे पहला है कि ये जो परमानेंट मेंबर हैं, ये जो परमानेंट मेंबर हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है परमानेंट मेंबर। ये कभी चेंज नहीं होते, स्टार्टिंग से ये फिक्स हैं। लेकिन ये जो 10 अदर मेंबर होते हैं, 10 अदर मेंबर्स, ये चेंज होते रहते हैं। कब, तो हर मतलब ये जैसे एक कंट्री 2 साल के लिए इलेक्ट होता है, और इसमें जैसे कि टोटल 10 मेंबर है ना, तो हर साल इसमें ऐसा अरेंजमेंट से इसका किया जाता है, ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है कि हर साल जो इसके 5 मेंबर होते हैं वो इससे हट जाते हैं। ठीक है, उनका टर्म कंप्लीट हो जाता है, और फिर से 5 नए मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन होता है वो कहाँ होता है। तो ये इलेक्ट कहाँ से होकर आते हैं, तो जो मैंने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसमें सारे कंट्री मेंबर होते हैं, तो वहीं पर इसका इलेक्शन होता है। और जो वोटिंग होता है, आप लोगों ने यहाँ पर देखिए देखा है कि ईच कंट्री गेट्स 1 वोट। ठीक, तो ये जो वोट है, इसका 2/3 मेजोरिटी वोट पाकर ये नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं 2 साल के लिए। और ये मतलब क्या होते हैं, हर साल में 5 मेंबर इसका 5। अब देखिए, और एक डिफरेंस सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर में, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर के बारे में आप तो समझते होंगे। तो वीटो पावर इस 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 कंटेक्स्ट में क्या इसका मतलब है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिजोल्यूशन लाया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये मेंबर जो होते हैं, इसमें अगर एक भी कंट्री उसको मना कर देता है या रिजेक्ट कर देता है या वोट नहीं करता है, तो वो जो जो भी रिजोल्यूशन होगा या जो मोशन लाया गया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो अफेक्ट में नहीं आएगा। बाकी बात देखिए आगे और देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कैन इम्पोज सेक्शंस एंड अप्रूव मिलिट्री एक्शन। मतलब ये इसके बारे में है कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकता है, कि ये सैंक्शंस लगा सकता है किसी भी देश पर, और किसी भी एरिया में ये मिलिट्री एक्शन को अप्रूव कर सकता है। ठीक, तो इतना सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानना काफ़ी है, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। अब देखिए, तीसरा नंबर क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईसीजे। ये क्या है, तो ये जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन है। ठीक, तो जितना भी न्यायिक सेवा दिया जाता है यूएन के द्वारा, ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आईसीजे। आप लोग को पता होगा कि जब जब पोक को लिया था पाकिस्तान ने इंडिया से, ठीक है, और फिर जब इंडियन मिलिट्री ने उस पे दोबारा कैप्चर कर लिया पोप को, तो उसके बाद जो ये मैटर था इसको यहीं पे ले गया था आईसीजे में। ठीक है, इसको सुलझाने के लिए। तो
इसी तरह किसी भी देश के बीच में कोई भी अगर इशू होता है तो वो आईसीजे जाते हैं, जा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ भी देखिए लिखा है कि ये क्या करता है, सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक। अब ये कहाँ पर है, या बोल सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, नीदरलैंड्स के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चौथा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक। ये क्या करता है, जैसा कि नाम से ही इसका पता चलता है कि ये क्या हैंडल करता है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ये हैंडल करता है। ठीक। कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज, मतलब कि जो यूएन एजेंसीज हैं उनके वर्क को ये कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक। अब पांचवा देखते हैं क्या है, तो यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूएन। ठीक। हेडेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल, कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ यूएन। तो आप लोग को ये तो पता ही है कि सेक्रेटरीट में क्या होता है, क्या काम किया जाता है। जैसे आप इंडिया में भी देख सकते हैं, तो चाहे कोई भी संस्था हो, सबका अपना अपना एक सेक्रेटरीट होता है, जहाँ पर उसका डे टू डे वर्क जो है वहीं पे उसको किया जाता है। ठीक है, तो और इसका हेड कौन होता है, तो सेक्रेटरी जनरल जो होता है वही इसका हेड होता है। तो आप लोग से क्वेश्चन है कि कमेंट में आप लोग बताइए कि यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल अभी में है वो कौन है, उसका नाम आप कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अगला स्लाइड में क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अदर यूएन बॉडीज या एजेंसीज। ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिख ही जाता होगा एग्जाम में। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ठीक। इस्टेब्लिश्ड इन 1945। ठीक। वर्क फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, फेमस फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी भी जो किसी भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया, या कोई भी चीज़ को, जैसे कि किसी नेशनल पार्क को हो गया, या किसी माउंटेन को हो गया, या कोई आर्ट, मतलब जितना भी मोन्यूमेंट है इंपॉर्टेंट उसको हो गया, उसको लिस्ट में ऐड किया। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है, और इससे बेनिफिट ये है कि जैसे मान लीजिए कि यूनेस्को ने किसी भी चीज को, जैसे कि इंडिया का हम एग्जांपल ले, तो ताजमहल को जैसे कि उसने इंक्लूड किया। ठीक है, तो किस बेसिस पर ताजमहल को इंक्लूड किया, तो कल्चरल बेसिस पर। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसको रिकग्निशन मिलेगा ग्लोबली, और दूसरा ये बेनिफिट मिलेगा कि उसके मतलब उसका जो है कंजर्वेशन बढ़िया होगा, उसका प्रोटेक्शन होगा, और उसका देखरेख किया जाएगा। ठीक। तो यही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें तीन तरह के साइट आते हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि एक कल्चरल साइट को ये हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करता है। दूसरा नेचुरल हेरिटेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले, तो नेचुरल में जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क को इंक्लूड कर लिया। उसी तरह एक और इसका होता है मिक्स्ड हेरिटेज साइट, जिसमें कि कंचनजंगा जो है, इंडिया का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसको मिक्स्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ठीक। अब देखिए, अब दूसरा कौन सा है, यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिसेफ क्या है, फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिश्ड इन 1946। ठीक। वर्क्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये संस्था बेसिकली किसके लिए काम करता है, तो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए। ठीक है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक, ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे इनिशिएटिव लाता है जिससे कि चिल्ड्रन का प्रॉपर पालन पोषण हो सके, उसको एजुकेशन का कमी ना हो, न्यूट्रिशन बढ़िया हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, ओवरऑल जो बच्चों की भलाई को ये सुनिश्चित करता है। ठीक। अब आप ये जितने भी आप देख रहे हैं यूएन एजेंसीज हैं,
इनके आपको जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर और दूसरा हेड क्वार्टर, ठीक है, इन चीज़ों को आपको रट जाने, ये यही इसमें से यही पूछा जाता है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है इन जो यूएन एजेंसीज हैं इनके हेड कौन है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जनरल या एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो भी पूछ दिया जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक लिस्ट बनाकर रखा है जिसमें कि जितने भी एजेंसीज या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा जितने भी हेड हैं उन सब का एक जगह कंपाइल किया हुआ है। लास्ट में सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अगला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। यूएनडीपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर, एकदम याद करना है आपको, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर का हुआ 1945, इट वाज फाउंडेड इन 1965 एंड वर्क्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो गरीबी को कम करने के लिए काम करता है और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव लाता है तो वो गरीबी से रिलेटेड होता है और डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लाता है, ठीक। और मॉनिटर करता है कि मतलब ये बहुत सारा जो है ना वो भी जारी करता है, जैसे कि सूचकांक होता है, इंडेक्सेस भी ये जारी करता है, जिससे कि पॉवर्टी के बारे में या जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, वो सब ये जारी करता है जिससे पता चले और इसका मतलब प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना गरीबी है, क्या है, सब कुछ ये मैनेज करता है। तो अगला देखते हैं क्या है, अगला कौन सा है, यूनाइटेड यूएनईपी। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नैरोबी केनिया में, ठीक। अगर इसका हम स्थापना का बात करें तो कब हुआ था, 1972 में इसका स्थापना हुआ। ये किसके लिए काम करता है, तो हमारे पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये काम करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा इलाबोरेट किया था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हैं और इससे मतलब इससे क्या नुकसान है, क्यों इसको कम करना जरूरी है। तो सेम चीज़ वही है कि क्लाइमेट एक्शन करता है, तो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ही काम करता है और स्टेबल बनाए रखने के लिए काम करता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया और स्थापना 1972 में, ठीक। अब आगे देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए WHO, हमको तो लगता है कि WHO आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये जो टर्म है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोरोना टाइम या कोई भी महामारी या कुछ भी ऐसा होता है मेडिकल रिलेटेड चीज, तो WHO का नाम आप लोगों ने हर जगह सुना हो, ठीक है। और तो देखते हैं इसके बारे में, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। देखिए WHO इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, 1945 में, ठीक। अब देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जैसे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO, WTO या फिर और कुछ हैं, उनका एक कॉमन हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो ये सब आपको नोटिस करना है जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। अब स्टैब्लिशमेंट का बात कर लिए हम लोग, तो अब देखते हैं ये काम किसके लिए करता है, तो वर्क फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, ठीक। ये काम करता है हेल्थ के लिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए और डिसीज कंट्रोल के लिए, महामारी सबको नियंत्रित करता है। फिर कोई भी जैसे नया रोग है या कोई नया डिसीज है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या डिक्लेयर करता है कि ये जो है एक नया डिसीज डिस्कवर हुआ है या फिर कोई वैक्सीन हुआ, कोई दवाई हुआ, उसके बारे में ये एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको रिकग्निशन देता है, ठीक। तो WHO के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो इसके हेड सब के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से पढ़ना है। देखो यार, पढ़ना जरूरी है, ठीक। और पढ़ना ही केवल जरूरी नहीं है कि अब ऐसे बैठ गए पढ़ रहे हैं जो आ रहा है पढ़ रहे हैं।
हमको सेलेक्टेड पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सेलेक्टेड पढ़ना है, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है और शॉर्ट में पढ़ना है। बहुत सारा पढ़कर कोई फायदा नहीं। आप लोग सारे प्रिपरेशन करते हैं, खुद उससे सोचिए कि लूसेंट कितना बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको सब कुछ याद है क्या? आप उसमें पूरा डिटेल में बहुत कोशिश किए होंगे याद करने का, लेकिन वो कभी याद नहीं रहता। तो उतना चीज हमको पढ़ना ही नहीं, हमको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो WHO हो गया, अब हम लोग ILO के बारे में पढ़ेंगे। ILO, ILO क्या है? फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ILO है, अगर देखे तो ये ILO जो है सबसे पहला एजेंसी इसको डिक्लेयर किया था किसने? UN ने। ठीक, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1919 में। ठीक, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और बाद में जब UN बना ना तो इसको अपना एजेंसी डिक्लेयर किया। सबसे पहला एजेंसी यही बना था उसका, ILO। तो ILO का काम क्या है? तो ये वर्क फॉर वर्कर्स राइट्स एंड फेयर एम्प्लॉयमेंट। ये जैसा कि नाम से ही आप लोग समझते होंगे कि अगर इसका नाम ही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये श्रमिकों के लिए काम करते हैं। ठीक है, जितना भी ग्लोबली ये जो लेबर कम्युनिटी है उसके लिए काम करता है। और काम क्या करता है? तो उसके राइट्स के लिए, फेयर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके हेल्थ के लिए, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, सब कुछ सबके लिए काम करता है। अब देखिए, फर्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक, अब अगला क्या है? FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या है? FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आपको, ये पूछता है FAO। देखिए, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है ना, जैसे WHO, WTO, इन सब का आपको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको वही फुल फॉर्म पूछेगा जो थोड़ा अनपॉपुलर है और ज़्यादा यूज नहीं होता है उसका टर्म, और जो मतलब अनपॉपुलर है थोड़ा, उसका आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। जैसे FAO का पूछ सकता है, तो इसका क्या फुल फॉर्म याद रखना है आपको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम, इटली में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में, याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका? 1945। वर्क अगेंस्ट हंगर एंड इम्प्रूव्स एग्रीकल्चर। तो ये भूखमरी को कम करने के लिए काम करता है और जो एग्रीकल्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका यही काम है। तो अब आगे देखते हैं जल्दी से कौन कौन सा है। IMF, IMF के बारे में देखते हैं। तो IMF ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA में। ठीक, IMF का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, या इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है वो मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन बन जाता है मैच द फॉलोइंग का। अगर आप किसी अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इन सबसे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कि बस इंपॉर्टेंट इसमें जो दिख रहे हैं वही याद रखना, आपको सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स या ऑर्गेनाइजेशंस याद रखेंगे ना, तो अगर मान लीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है ना, और दो तीन क्वेश्चन अगर आप मैच कर लिए सही सही, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर और ईयर है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और याद क्या रखना है? इसको बार बार आप पढ़िएगा ना तो आपको याद हो ही जाएगा। और एक बार अच्छे से याद हो गया ना, फिर कभी नहीं आप भूलेंगे। यही वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे ना, ये जो दो वीडियो, एक ये हो गया और इसके एक पहले वाला, तो बस इससे बाहर आपको नहीं आएगा इससे। और इससे ज़्यादा टाइम आपको देना भी नहीं है इस टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि जो भी पूछेगा आपको इसी से बीच में पूछेगा। और अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा और खुद से कुछ पूछ दिया तो वो किसी से नहीं होगा। इसलिए आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इसमें जितना बताया गया है, जितना मैंने कंपाइल किया है, बस आप उतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इसी से। तो हम लोग कहाँ थे? इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो IMF का है 1944 है। हेडक्वार्टर देख लिए, इस्टेब्लिश कब हुआ है ये? 1944 में। ये क्या करता है? मेंटेन्स ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड्स लोन। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि मेंटेन करता है जो वित्तीय स्थिरता है ग्लोबली, उसको ये, इसके लिए ये उसको ही मेंटेन करता है। ठीक है, और लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसको भी
जिस कंट्री को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश को अगर किसी काम के लिए लोन चाहिए, और वो काम मतलब ऐसा नहीं कि आप अब आतंकवादी को पाल रहे हैं तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, या किसी कंट्री पर हमला करना है तो उसके लिए लोन चाहिए, वो लोन ये नहीं करता है। वो आपके काम को देखता है कि आप किस लिए लोन ले रहे हैं, और अगर इसको सही लगता है ये तो ही लोन देता है, वरना ये रिजेक्ट करता है लोन। ठीक। अब देखिए वर्ल्ड बैंक भी बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक। इस्टेब्लिशिंग ईयर क्या है इसका? 1944 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स लोन्स एंड फाइनेंशियल एड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका काम क्या है। और एक तरह से जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों कुछ मामलों में एक ही काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनका जो मोडस ऑपरेंडी है सेम है। तो ये भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देशों को लोन दिया करता है और फाइनेंशियल ट्रेडिंग करता है। अब नेक्स्ट क्या है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ भी बहुत फेमस है। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक। और बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको कभी उस वैसे क्वेश्चन दिखे नहीं, या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इससे पॉइंट बनता है, जो बोल सकते हैं एक तरह से डब्ल्यूटीओ का जो प्रिकर्सर था वो कौन था। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके जगह पर डब्ल्यूटीओ बना था? तो उसका नाम क्या था? गैट। ठीक है, गैट। गैट उसका नाम था इसके पहले जो बना था। ठीक। अब गैट गैट का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर देखें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1944 में। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका 1944 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से, हम पूरा कंफर्म नहीं है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। तो इसका 1944 के पास में आसपास इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फुल फॉर्म भी बता दिया मैंने इसका कि क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक। अब देखिए, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये टैरिफ क्या है? ट्रेड तो आप लोग समझते हैं, टैरिफ क्या है? तो टैरिफ को अगर हम समझे तो टैरिफ है कि जो ये एक देश दूसरे देश से आए गए जो इम्पोर्टेड सामान होते हैं, ठीक है, उस पे ये इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है टैरिफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि मान लीजिए कि जापान से कोई कार इंडिया इंपोर्ट किया जाता है। ठीक। तो इंडिया इंपोर्ट किया, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? उस कार पर टैरिफ कोई भी परसेंट, जैसे कि मान लीजिए 20% टैरिफ लगा दिया। ठीक। अब मान लीजिए कार का दाम है 10 लाख। ठीक है, कार का दाम है 10 लाख। और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर 20% टैरिफ लगा देती है, तो जो यहाँ इंडिया में वो कार बिकेगा, उसका प्राइस अगर टोटल देखते हैं टैरिफ लगाने के बाद कितना हो जाता है, तो 10,000 का 20% को कैलकुलेट करिए तो कितना आता है? सॉरी, 10,000 नहीं, 10 लाख का अगर हम 20% देखें तो कितना आता है? 20,000 आता है। तो फिर जो वो कार यहाँ पर बिकेगा उसका टोटल दाम कितना हो जाएगा? पहले तो 10 लाख तो था ही, तो 20,000 एक्स्ट्रा जुट जाएगा। ठीक है। और अगर बेसिकली देखें तो वो जो प्राइस देना पड़ता है, वो जो इम्पोर्ट सामान को मतलब किया है ना, जैसे इंडिया में कोई भी मान लीजिए कि काम करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो जिसने वो कार जापान से इंपोर्ट किया है वही उस टैक्स को पे करेगा गवर्नमेंट को, जो एक्स्ट्रा 20,000 लगा। तो वो लोग करता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर वो कॉमर्शियल ये कर रहा है, ठीक है, खरीद बिक्री करता है, तो वो उसके प्राइस में वो जो टैरिफ का एक्स्ट्रा मनी जो जुटा है उसी में उसका सेलिंग प्राइस में इंक्लूड कर देता है, जिससे कि यहाँ का आदमी को जो वो सामान मिलेगा 10,20,000 में मिलेगा, तो थोड़ा महंगा हो गया, तो आदमी यहाँ पर वो सामान कम खरीदेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ इंडिया में? तो यहाँ पर जो कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, ठीक है, कंपनी है, उन लोगों को यहाँ फायदा ये होगा कि इनका बिजनेस डिसरप्ट नहीं होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, और इनका जो सेल है बरकरार बना रहेगा, इनका सामान भी अच्छे से ट्रेड किया जा सकेगा।
तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये सेव करता है, इसलिए टैरिफ यही है। ठीक है। हाल फिलहाल में टैरिफ बहुत उसमें था न्यूज़ में, क्योंकि यूएस जो है, यूएसए में बहुत सारे कंट्री पर टैरिफ लगा दिया था, तो टैरिफ यही है। ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है अपने सिलेबस में। हाँ, तो W2A के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए गेट यहाँ भी है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, इस्टेब्लिशिंग ईयर कब है, 1995 में। जो W2O देखिए, गेट जो था 1944 में। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसके आसपास में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाद में यही जाकर इसी का जो गेट था, ये नाम बदल कर क्या हो गया, WTO, इसी का नाम चेंज हो गया था। ठीक। तो WTO कब बना ये गेट, 1995 में। ठीक। रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ये पूरे ग्लोबली ट्रेड को रेगुलेट करता है। अब आगे देखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। अगला है नाटो। नाटो क्या है, फुल फॉर्म इसका, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिशिंग ईयर क्या है इसका, 1949। ठीक। ये क्या है, बेसिकली मिलिट्री अलायंस बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, अगर इसको समझे तो ये क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जितने भी देश आते हैं, उनका ये एक एग्रीमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो मेन, मतलब मेन इसका एम क्या है, या मतलब मेन इसका जो पर्पस क्या है, ये एक अलायंस बनाए, कौन सा, मिलिट्री अलायंस। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा एग्रीमेंट है इन लोगों का, कि अगर नाटो में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सारे देश उसके मेंबर हैं, उस पर अगर कोई भी जो गैर नाटो देश है, वो अगर इन पर अटैक करता है, तो उसका रेस्पॉन्स जो है वो लोग कलेक्टिव फॉर्म में देंगे। ठीक है, मतलब कि सारे देश मिलकर उसका रेस्पॉन्स उस देश को देंगे। ठीक है, यही इन लोग का मोटिव है, यही एग्रीमेंट है इन लोग का। हालांकि ये बस एग्रीमेंट ही है। ठीक है, बाकी कोई खुलकर किसी का उतना सपोर्ट तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कितना हुआ है, वार हुआ है। ठीक है। और जो ये देखते हैं कि जो रसिया और अ, यूक्रेन में जो मार हो रहा था, अभी वार हुआ था, तो ये इसी बात को लेकर हुआ था कि जो यूक्रेन था ना, वो चाहता था कि नाटो में एडमिट होना चाहता था। तो बस यूएस, जो रसिया है वो गैर नाटो देश है। और इन दोनों में जो है, यूक्रेन और रसिया में बहुत पहले टाइम से अपने बाउंड्री को लेकर कंफ्लिक्ट होते आया है। तो इसलिए रशिया जो है और यूक्रेन में वार हुआ था इसी बात को लेकर। तो नाटो के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसका 2026 में जो सबमिट होने वाला है, वो कहाँ पर होने वाला है, तो तुर्की में होने वाला है। ठीक है, तुर्की में इसका 2026 में सबमिट होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो यूरोप है, यूरोप में जितने भी देश हैं, या जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं यहाँ पे यूरोप में, उसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक। तो फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका इस्टेब्लिश्ड इन 1993 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है एक, किसका, यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक। कॉमन करेंसी यूरो। तो इसका मतलब है कि जो इसमें ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं, उनका करेंसी जो है, उनका करेंसी सबका क्या क्या है, यूरो है। तो एक ध्यान में ये रखने वाला बात है कि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर होगा, उसका करेंसी कौन सा होगा, यूरो होगा। ठीक। तो इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना, ये इतना काफ़ी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला कौन सा है, अब देखिए ओपेक के बारे में। तो इसको मैंने थोड़ा स्पेशल, इसको मैंने थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देने के लिए क्यों बोला है, इसको मैंने थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि हाल में आप लोग देख रहे थे, और अभी भी चल ही रहा है, ईरान और यूएसए में, फिर इसराइल में जो वार हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। तो उसको लेकर जो पूरा देश है, ठीक है, पूरा देश जो है, उसने
फ्यूल क्राइसिस देखा। ठीक है, जितना भी पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, सब कुछ, सारा सारा सब कुछ का शॉर्टेज हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक, यहाँ तक कि इंडिया में हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ पर क्या कितना क्या क्या प्रॉब्लम आए। ठीक है, यहाँ तक कि गैस, फिर डीजल, पेट्रोल, सब में कटौती किया गया। ठीक है, और जो हम हमारा इंडिया में जो सरकार है, उन्होंने भी, मोदी जी ने भी ऐसा कहा कि हम लोगों को गैस कम यूज करना है। ठीक है, और एक टाइम सेट कर दिया गया कि इतना टाइम में ही, कितना शायद 40 दिन में शायद ऐसा फिक्स किया गया था कि 40 दिन में एक ही सिलेंडर आपको मिल सकता है। ये इसलिए किया किया गया था क्योंकि यहाँ पर फ्यूल शॉर्टेज ना हो। ठीक है, और जो भी अभी क्राइसिस चल रहा है ग्लोबली, उसको मैनेज किया जा सके। तो इसके लिए भी ये जो ओपेक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा डिटेल भी देखना है इसका। ठीक, अब देखिए ओपेक, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेकंड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब इसका क्या है कि जितने भी देश पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो देश मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जिसका नाम क्या है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना जो है, या एस्टेब्लिशमेंट, 1960 में हुआ। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक, तो सेक्रेटरी जनरल क्या, कौन कौन है इसका? हाइथम अलघैस। ठीक है, वैसे मैंने अगले स्लाइड में भी इसको इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ भी दिया गया है। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? हाइथम अलघैस। ठीक, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है इसका? तो ईरान, देखिए सबसे पहले नंबर में इसी का नाम है, जो अभी पूरा चल रहा है जिसको लेकर। इराक हो गया, फिर कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया। एक तरह से देखें तो इसमें पूरा सेंट्रल एशिया इंक्लूड है। इसके बाद ये जो वेनेजुएला है, ये भी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा था। किस लिए न्यूज़ में था? तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट था वेनेजुएला को, उसको ट्रम्प बाबा ने क्या किया? कैप्चर कर लिया और उसको सत्ता से हटा दिया। ठीक है, वेनेजुएला में। और क्यों किया? तो ट्रम्प को बस क्या, किस पर ध्यान रहता है उसका? तो पेट्रोलियम पे। ठीक है, क्रूड ऑयल पर इसका ध्यान रहता है हर जगह। वहाँ भी वही था, वेनेजुएला में जो था, बहुत सारा क्रूड ऑयल जो है, मतलब कि उसका बोल सकते हैं कि एक बहुत रिकॉर्ड है उसके आसपास में, जिसको लेकर उसको ऐसे तो इस पर लगाया गया, जो ट्रम्प बताया कि इसका जो जो प्रेसिडेंट था, वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। लेकिन असल में क्या बात था, वो तो पूरा दुनिया जान रहा था। ठीक है, और ज्योग्राफी सब भी आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो वेनेजुएला है, उसके आसपास में जो है ना, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है। और ये जो वेनेजुएला कंट्री कहाँ पर आता है? तो ये आता है यहाँ आपका सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो ट्रम्प का नजर से ही कैसे बच सकता है, जब वो पूरा यहाँ पे दूर दूर ईरान, फिर हमारा जो रसिया है, इंडिया रसिया से तेल ले रहा है, उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्रम्प को। तो इस बगल में ही वेनेजुएला को कैसे छोड़ देते हैं? ठीक है, तो ये सब अलग बात है, हम लोग अपना अब टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए अगला क्या है। मैंने जैसा बताया था आपको कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तो हेड्स जितने भी हैं, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, फिर आपका प्रेसिडेंट हो गया, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और कुछ कुछ का भी मतलब चेंज भी हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट। और कुछ तो बहुत, वो मतलब बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, वही है। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएन का कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक, एंटोनियो गुटेरस, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। ये वही है सेक्रेटरी जनरल जो कि उसका जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट होता था, उसका जो हेड होता था, वो यही है। ठीक है, इसका काम क्या होता है सेक्रेटरी जनरल का? तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि सेक्रेटरीट का काम क्या था, डे टू डे वर्क को यही मैनेज करता है। ठीक, तो उसका हेड यही है।
तो यूनाइटेड नेशंस का कौन है सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरस। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं कि ये वहाँ का मैनेजर है। ठीक, देखिए डब्ल्यू एच ओ का कौन हेड है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस। घेब्रियेसस, ठीक, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस डायरेक्टर जनरल है वहाँ का वो। ठीक, जो डब्ल्यू एच ओ का ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक, फिर डब्ल्यू टी ओ। अब देखिए डब्ल्यू टी ओ इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि ये जो है ना, डब्ल्यू टी ओ हाल ही में चेंज हुआ है। ये जो डॉक्टर नो क्या है, नगोजी ओकोंजो इवेला जो है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। क्योंकि ये जो फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो इस पद पर विराजमान हुई है। ठीक, ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है डब्ल्यू टी ओ का। ठीक, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट। डब्ल्यू टी ओ का जो डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे एजोले। क्या? यूनेस्को, अच्छा, ऑड्रे एजोले। शायद जो यूनेस्को है ना, इसमें शायद ये अपडेट नहीं इसको किया है। यूनेस्को को का आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका भी शायद चेंज हुआ है। ठीक है, और एडवर्ड जोले हट गया है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा गूगल से। और देखिए जो भी हम आपको चेक करने बोलते हैं, देखने बोलते हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो भी चीज़ को आप स्पेशल नोटिस करते हैं या जिसके बारे में आप थोड़ा एफर्ट डालकर उसके बारे में कोई काम करते हैं तो वो आपको याद हो जाता है। तो आप लोग अभी वीडियो पॉज करके इसको एक बार चेक कर लीजिए और दोबारा से वीडियो पर आइए। ठीक, अब अगला देखते हैं कौन सा है। यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कौन है? कैथरीन एम रसेल। ठीक, कैथरीन एम रसेल। नेटो या नाटो, नाटो का कौन है? मार्क रूटे। ये तो पहले से चला आ रहा है। सेक्रेटरी जनरल नाटो का कौन है? मार्क रूटे। ये भी पूछा जाता है बहुत सारा एग्जाम में, हाल में भी पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यूरोपियन यूनियन, इसको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, याद नहीं करना। ठीक, उर्सुला वॉन्डर लेयन प्रेसिडेंट है। ठीक, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन है इसका? मार्कोस नेटो। ठीक, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब एक बार देख लेना आपको। या पूछा भी जा सकता है क्योंकि पहले जो था ना इसका एकिम स्टेनर्स था। ठीक, देखिए एक सेकेंड, इसका पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? एकिम स्टेनर, जिसका टर्म जो है जून 2025 में खत्म हो गया। तो ये जो मार्कोस नेटो बना है ये कौन है? एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बना है। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको एकिम स्टेनर नहीं लगाना है क्योंकि ये चेंज हो गया है। ठीक, अब यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसका कौन है? इंगर एंडरसन। ठीक, ये पूछा जाता है। ये कौन है इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? इंगर एंडरसन। ठीक, आईएमएफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी हाल ही में चेंज हुआ है। ठीक है, तो आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आईएमएफ का कौन है हेड? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ की हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का जो आज का लेक्चर था वो खत्म होता है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लेसन जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं आप, इतना करने के बाद आपको एक्स्ट्रा इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है। इतना ही काफ़ी है। मैंने जो भी पढ़ाया है सब कुछ अपडेटेड है और इतना ही इनफ है। तो अब ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक जल्दी ही हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और अगले टॉपिक का वेट कीजिए। ज़्यादा वेट नहीं करना है, जल्दी हम अगले टॉपिक को भी लेकर आएंगे। और सबसे बेस्ट टॉपिक जो होगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बनता ही बनता है, बस वही टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग थैंक यू।